हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव हम पूरा करा दिए हैं 3-4 वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने के लिए आप 3 साल का प्रीवियस ईयर और 3 साल का मॉडल सेट देख सकते हैं। आपका फुल में फुल मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव जो है लिमिटेड है, प्रत्येक चैप्टर से 2-3 पढ़ना है, हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लास 12 हिस्ट्री, इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको ध्यान से देखिए और जो जो पॉइंट हम बोलेंगे उसको कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। 50 में 50 आप ला सकते हैं सब्जेक्टिव में, और 30 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव है, उसमें फुल में फुल मिलेगा ही। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। सब कोई वीडियो में एक एक कमेंट करेगा, कैसे लगा पढ़ने में, इजी लगा कि नहीं, और एक एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ एक एक शेयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री क्लास 12 सब्जेक्टिव, आज से शुरू हो रहा है आपका सब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है। जो पूछा गया है उतने आंसर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो देखिए यहाँ पे है आंसर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, या उल्टा करके पूछ सकता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। और यह सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा। हो गया, इसको पूरा लिख लीजिए ऐसे ही, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला तथा यह सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए अगला, खानकाह से आप क्या समझते हैं। सूफी जो संत है वो सब जिस स्थान पे निवास करते हैं उसी को खानकाह बोला जाता है। जैसे दरगाह होता है उस सब का, अभी 2 दरगाह है। एक है बहुत ही फेमस है, अजमेर में है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, और एक दिल्ली में है, निजामुद्दीन औलिया। तो ये ही लिख सकते हैं आप, सूफियों के आश्रय स्थल या निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। एकदम 2 मार्क्स वाला ये सब क्वेश्चन आ ही जाएगा। अगला है, गोपुरम क्या है। तो जो मंदिर होता है, जैसे ये मंदिर है तो इसमें गेट होता है एक बहुत बड़ा, मंदिर के आगे बहुत बड़ा एक गेट रहता है, मुख्य द्वार जो होता है। दक्षिण भारत का जितना भी मंदिर था उसमें मंदिर के बाहर एक बहुत ही बड़ा जो है गेट था, और ये सजाया हुआ था पूरा, इसमें नक्काशी किया हुआ था। जो इसका पत्थर है उस पर कुरेद के लिखा गया था, जिसको अभिलेख बोलते हैं। तो यही है गोपुरम। तो इसको लिख सकते हैं, विशाल मंदिर के या मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ये दक्षिण भारत नहीं लिख सकते हैं, भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को, या ये भी छोड़िए, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम विशाल और ऊंचे बनाए जाते थे जो चित्रकलाओं से अलंकृत थे। गोपुरम क्या है, मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम विशाल और ऊंचे बनाए जाते थे जो चित्रकलाओं से अलंकृत थे, माने यहाँ चित्र बना हुआ होता है, इस तरह लिखना है। मतलब दक्षिण भारत में ही ज़्यादा मिलता है, लेकिन आजकल गोपुरम सब मंदिर के बाहर मतलब बन जाता है। कैसे लग रहा है पढ़ने में, थोड़ा बताइए, हम इजी कर रहे हैं आपका। चलिए देखिए अब आगे, 4 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की। जितना बोला गया है उतने आंसर लिखना है, भले हम थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं आपको कि एग्जाम में अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखिएगा। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, इतने लिखना है। अब ये गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। हुमायूं नामा जो लिखा है, हुमायूं की बहन जो है गुलबदन बेगम, उसी ने लिखा है। और गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी। हो गया, चलिए अब आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का एग्जाम हो और ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं करना आपको। हम बोले ना आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो सब्जेक्टिव 23, 24, 22, 23, 24 कर लीजिए और 3 सेट पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। इसी में लगभग 60 सब्जेक्टिव हो जाएगा, 60 से 70 आपका एग्जाम मिल जाएगा। इतना तो पढ़ना ही आपको धीरे धीरे करके। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम। झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में जो है संथाल परगना क्षेत्र तरफ संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। अब प्रमुख नेता अगर पूछे तो सिद्धू कान्हू 1855-56 में चला था, लेकिन और भी इसमें था उसका भाई चांद और भैरव और 2 जुड़वा बहनें फूलो और झानो, पूरा लिख देना है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता 4 मुर्मू भाई, सिद्धो, कान्हो, चांद भैरव तथा 2 जुड़वा बहनें फूलो और झानो थी। और लिखो यह 1855 से
1956 के बीच चला था या ईस्वी में चलाया गया था, ये भी आ सकता है। चलिए अब आगे। आईने ए दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? तो क्या होगा? आइन ए दहसाला के प्रतिपादक टोडरमल थे। ये टोडरमल क्या है? टोडरमल जो है ये वित्त मंत्री था। कौन था? वित्त मंत्री अकबर का, याद रखिएगा। नवरत्न जो था अकबर का, उसमें टोडरमल जो है वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री जैसे अभी है निर्मला सीतारमण टैक्स लगाने वाली, और वित्त के मामले को देखता है, सब बैंक मैनेजर सी ये सब, यही है वित्त मंत्री। तो यही लिख देना है आपको। आईने ए दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? आईने ए दहसाला के प्रतिपादक टोडरमल थे, जिसे अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ये आ सकता है। टोडरमल क्या था? अकबर का वित्त मंत्री, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर। इंडो सार्वजनिक स्थापन शैली का भारत में 2 उदाहरण। ग्राउंड प्लेबैक वाला फीचर है, ये है तो बढ़िया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? प्रीमियम लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, बट इसका एक बहुत ही सिंपल और फ्री तरीका। इंडो सार्वजनिक स्थापन शैली का भारत में 2 उदाहरण, मतलब इस शैली के उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, और होटल ताज। होटल ताज या ताज होटल, इसे भारतीय और पाश्चात्य दोनों स्थापन शैली का प्रयोग किया गया है बनाने में। इंडो सार्वजनिक स्थापन शैली। एक मैसूर प्लेस भी है, एक विक्टोरिया मेमोरियल भी है कोलकाता में। चलिए ये सब याद रखना है। सिर्फ इसमें लिखिएगा इंडो सार्वजनिक स्थापन शैली का उदाहरण 1 नंबर इंडिया, ये गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और ताजमहल होटल जो कि मुंबई में है। और लिख सकते हैं मैसूर प्लेस और विक्टोरिया मेमोरियल। धम्म नीति क्या है? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध के स्थान पे धर्म का एक प्रचार किया, नया धर्म, उसी को धम्म नीति कहा जाता है। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा मिलती है। लिख देना सीधे, अशोक के द्वारा चलाया गया एक नवीन धर्म को धम्म नीति कहा जाता है। यह अशोक के दूसरे स्तंभ लेख से लिया गया है, या उसमें परिभाषा इसका मिलता है। धम्म नीति क्या है लिख दिया, लिख देना। ये देखो लिखा है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सर्वदा के लिए शस्त्र का त्याग कर युद्ध के स्थान पर धम्म की बढ़ावा दिया। अशोक ने अपने धम्म नीति के अंतर्गत बड़ों के प्रति सम्मान, इतना आप लिख सकते हैं, हो गया। बासरा और बेसरा क्या है? देखिए इस्लाम में होता है दोनों, बासरा और बेसरा। सूफी सिलसिला मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। बासरा वे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के अनुसार अपना आचरण करते हैं, मतलब ये रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, इस सबको बासरा बोलते हैं। और बेसरा क्या है? वे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों का मतलब पालन नहीं करता, इसको बोलते हैं बेसरा। वेसरा या बेसरा लिखा रहता है कहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। चलिए अब 10 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहां तथा किसने लागू किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औपनिवेशिक शासनकाल में क्या होता था? भू राजस्व नीति के तहत अस्थाई बंदोबस्त का व्यवस्था किया गया। इसमें जो वहाँ के किसान हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, उसको एक क्षेत्र दिया जाता था, मतलब जमींदारी व्यवस्था इसको बोलते हैं। और उसमें क्या होता था, जो फसल उगाएगा उस जमींदार के खेत में उसको टैक्स देना पड़ता है, यही है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। चलिए देखिए क्या क्या लिखना है आपको। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासनकाल में भू राजस्व नीति के अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को 1793 ईस्वी में बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया। पूरे भारत में 19% भाग पर यह बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस ने लागू किया, इतने लिखना है। यह भी लिख सकते हैं, इस व्यवस्था में भूमि का प्रबंध जमींदारों के साथ किया गया, जो कि
केवल कर वसूल करने वाले अधिकारी थे और सरकार जब चाहे उसको हटा सकती है। इसको नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के 5 उदाहरण। 1857 की क्रांति कैसे हुआ, क्या कारण था, तत्कालिक कारण क्या था, नेताओं के नाम, विद्रोह असफल क्यों रहा, यही सब पूछ सकता है। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ यूपी से। 5 प्रमुख नेता, इसमें ये भी पूछ सकता है महिला नेता का नाम, पुरुष नेता का नाम। तो प्रमुख नेता पहले है बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से था, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, लियाकत अली इलाहाबाद से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह ये बिहार से था। ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। इसमें याद रखिएगा पुरुष का नाम आ जाएगा, महिला का नाम, तो महिला के नाम में रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल याद रखिएगा। और पुरुष गुलाम तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, ये सब याद रख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। गृह मंत्री के रूप में उसकी पहली चुनौती देशी रियासतों के भारत में मिलने का था। भारत में उस समय लगभग 550 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थी। इस कार्य को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया था। हालांकि हैदराबाद के लिए उन्हें सेना ऑपरेशन पोलो भेजना पड़ा था, इसलिए इसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आप लिख सकते हैं यहाँ तक, ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना आपको याद हो। और जैसे हम 20-30 पॉइंट बता रहे हैं उसमें 10-20 पॉइंट ही आपको लिखना है जो याद हो जाए। जरूरी नहीं है पेज भरना एग्जाम में, फैक्ट पे नंबर दिया जाता है इस बार। और देखिए आप लोग को थोड़ा ये प्रकृति का आवाज़ आ रहा होगा, ये वीडियो बन रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत में मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दें। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना जो है उसका संस्थापक बाबर को माना जाता है, क्योंकि इसने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा था और दिल्ली के सुल्तान या शासक इब्राहिम लोदी को हराया था और अपना राज्य स्थापित किया था। फिर लिख सकते हैं मुगल वंश का प्रमुख शासक जो था अकबर था। इसमें और भी शासक था, जैसे बाबर, उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बहादुर शाह जफर अंतिम शासक था। चलिए देखिए क्या लिखेंगे। भारत में मुगल वंश की स्थापना का संक्षिप्त टिप्पणी दें। क्या लिखना है? भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526, ये आ सकता है एक नंबरिया में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद क्या लिखेंगे? मुगल बादशाहों में 6 बड़े बादशाह हुए, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब थे। वहीं बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। अभी ये क्या हुआ, ये 1857 में लड़ा था, इतने लिखना आपको। 1857 में जो है बहादुर शाह जफर लड़ा था, तो इसको क्या कर दिया गया, युद्ध में हरा दिया गया और इसको रंगून जेल भेज दिया गया। अब बाद में उसकी मृत्यु हो गई। हम जितना टिक मारे उतने आपको लिखना है 13 नंबर में। चलिए आगे। दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? देखिए दांडी मार्च क्या है। महात्मा गांधी एक आंदोलन कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो वहाँ से ये क्या किया, साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद गुजरात में है, वहाँ से दांडी जो है समुद्री रास्ता है, मतलब समुद्र की तरफ जाने वाला रास्ता है, 241 मील लंबा है। तो अपने कुछ सहयोगियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ इसने पैदल यात्रा किया था और नमक कानून को तोड़ा था। यही है। तो देखिए क्या लिखना है आपको। दांडी मार्च के बारे में लिखें। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर लगभग 241 मील की यात्रा का प्रारंभ किया, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। यह नमक
मतलब यह आंदोलन जो है नमक कानून के विरुद्ध था, क्योंकि नमक पे सरकार टैक्स लगाता था। अब 6 अप्रैल 1930 को दांडी में महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और जनता से आग्रह किया कि हर गांव में नमक कानून तोड़ा जाए। इतने लिखना है आपको, हो गया। 4 2 6 लाइन 7 लाइन यहाँ दिख रहा है, वहाँ चौक 2 लाइन हो जाएगा जब इसको आप फेल लिखिएगा। थोड़ा वहाँ पे फेल लिखना है, थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा से गोल गोल करके लिखना है ताकि उसको लगे। और शुरू में फैक्ट लिखना है, अल बल जो मन सो नहीं लिखना है। कुछ बच्चे बोलते हैं ये भर देंगे वो भर देंगे, जो हो कॉपी चेक करने वाला का मन रहेगा 1-2 नंबर देने का, ऊपर से 1-2 नंबर माइनस कर देगा। इसलिए जो पूछा है दांडी मार्च के बारे में पूछा है तो इसमें यही लिखना है। आप तो कहानी सुने, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से समुद्र तरफ दांडी तक 241 मील यात्रा किया था, नमक कानून तोड़ा था। यही सब लिख देना है, याद नहीं रहेगा इतना दिमाग में। सब क्वेश्चन को टच कर लेना है एग्जाम आते आते, कुछ भी आए तो लिखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। दांडी मार्च हो गया, अब अगला क्वेश्चन। संथाल विद्रोह, ये आएगा ही, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, बीबीआई आपको लिखना ही है। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से जाना जाता है, यह विद्रोह 1855-56 में घटित हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव तथा 2 बहन फुलो और झानो ने किया। इतना तो लिखना ही है सब में। अंग्रेजों ने संथाल जनजाति का इस्तेमाल पहाड़िया जनजाति के विरुद्ध किया था। इसके लिए 1832 में राजमहल की पहाड़ी में जमीन की एक काफ़ी बड़े इलाके को सीमांकित किया, जिसे दामिनेको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है दामिनेको क्या है, तो ये भूमि का नाम है। दामिन का इलाका जंगलों से भरा था। अंग्रेजों ने संथाल से यह शर्त रखा कि उसकी दी गई भूमि में कम से कम 10वें भाग को साफ करके 10 वर्ष के भीतर जोतना था। यह कार्य संथालों ने बहुत ही कुशलतापूर्वक किया, किंतु संथाली बहुत जल्द यह समझ लिया कि उन्हें जिस भूमि पर खेती करना था, इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ से लिखना है। संथाल जनजाति अपने विरुद्ध किए रहे अत्याचार के विरोध में अंग्रेजों के साथ विद्रोह प्रारंभ किया, जिस अंग्रेजों ने बहुत कठिनाई से नियंत्रित किया, और विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण किया गया। यही सब लिखना है, यहाँ तक हो गया। थोड़ा इसको अच्छा से, जैसे आप लेख लिखते हैं ना, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, इस पे इसी तरह इसको पेज में 2-3 बार लिख लेना है, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता, तो भारत के संविधान जो है उसका विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यही सब पॉइंट बना के लिखिएगा। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। 1 नंबर, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। यह कठोर और लचीला है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। यही सब लिखना है। संघीय शासन प्रणाली है। जो लिखना है आपको, मताधिकार है। तो 5-6 पॉइंट आप इससे लिख सकते हैं। कैसे बना वो भी लिख सकते हैं। कैबिनेट मिशन के तहत बना था, कब बना, कितना दिन में बना, ये सब आप लिख सकते हैं। कब लागू हुआ, मतलब आपको इसमें कम से कम 13 है तो 10 लिखना है, कम से कम 10 पॉइंट बना के देख लीजिए आप। इससे 10 पॉइंट आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और याद कर सकते हैं। जो अच्छा लगे वही पॉइंट लिखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कैसे? चलिए अब विजयनगर के बारे में थोड़ा समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। 2 भाई था। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कृष्णदेव राय था, जो कि तुलुव वंश से संबंधित था। इतना आपको लिखना है। अपने 8-10 लाइन हो गया। देखिए कितना बोलना पड़ रहा है हमको, लगातार बोल रहे हैं। क्लास में पढ़ाना और वीडियो में बताना बहुत अंतर होता है। इसके शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता विजयनगर साम्राज्य का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण था। इसके शासनकाल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र, मतलब रायपुर दोआब हासिल किया गया 1512 में। आप इसमें भी 4-5 ये लिख सकते हैं। राज हमेशा सुखी था, ज़्यादा प्रगति किया, माँ के नाम पे बनाया था। दूसरा नगर, दक्षिण भारत में भव्य मंदिर का निर्माण।
ये 5 पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहले आपको विजयनगर के बारे में लिखना है, उसके बाद 5 पॉइंट लिखना है, हो गया। ये 18 नंबर देखिए क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का चर्चा करें। तो सबसे पहले लिखना है भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं 1750 दिया रहता है, जो लिख सकते हैं। यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इतने लिखना है। इस सभ्यता के लोग कांसा बनाने की कला में निपुण थे, यह एक नगरीय सभ्यता थी, यही सब 4-5 लिख लेना है। मिठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे, केश विन्यास प्रणाली था, नगर नियोजन प्रणाली था, शाकाहारी मांसाहारी सब थे। मतलब आपको इसमें 10 पॉइंट लिख के याद करना है किसी तरह करके, 10 पॉइंट आपको मात्र इसमें 10 पॉइंट याद करना है कोई भी लिख के, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही। सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, यही लिखना है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, जो कि 8 अगस्त 1942 से हुआ था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। अखिल भारतीय मतलब क्या हुआ, पूरा एकदम भारत में ये शुरू हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण में इसमें 2-3 पॉइंट लिख लेना है यहाँ से देख के, जो आपको अच्छा लगे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण में एक क्रिप्स मिशन का पूरी तरह से असफल होना था, इतना लिखना है। आंदोलन का परिणाम, भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम 2-3 इसमें पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। आंदोलन असफल क्यों हुआ, इसमें भी 2-3 पॉइंट आपको लिख लेना है खोज के, मतलब 4-4-4 12 लाइन लिखना है, ठीक है। आपका हो गया कंप्लीट। आज जो पढ़ा है इसको आप देखिएगा तो आपका 15 से 20 नंबर फिक्स है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो कैसे लगा बताइए थोड़ा, धन्यवाद।